नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम राजनीतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर 1919 और 1935 का अधिनियम, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अपने राजनीतिक इतिहास की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर 1919 और 1935 का अधिनियम जो है वो कुछ ज़्यादा ही डीप से पूछा जाता है, तो इसका अपने विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि अगर हम बात करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1947 का स्वतंत्रता एक्ट आता है। यानी 1773 से लेकर 1947 तक किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पर शासन किया, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। चलिए, अगर बात करें 1773 से लेकर 1858 तक, देखो इसको अपने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1773 से 1858, और दूसरा मेरे पास आएगा 1858 से लेकर 1947। देखो दो पार्ट में पढ़ने का क्यों मीन है, देखो ये जो है कंपनी का शासन है, इसे अपने किसके कंपनी के शासन के रूप में इसको जानते हैं। और ये है 1858 से लेकर 1947 तक, ये बोलते हैं इसे ताज का शासन। ताज का शासन, ताज का शासन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन। किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन। अब देखिए, भारतीय इतिहास की राजनीतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कहीं ना कहीं आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। तो किस प्रकार से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और अपना एक मात्र व्यापार का लक्ष्य था उनका। किसका? व्यापार का लक्ष्य था। और इस व्यापार के लक्ष्य को छोड़ते हुए वो राजनीतिक, कौन से राजनीतिक लक्ष्यों में भी अपना पूरा उन्होंने प्रभाव डाला। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं हम। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, देखो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और क्या लक्ष्य था इनका? व्यापार। केवल और केवल क्या था? व्यापार था। ये धीरे धीरे इन्होंने राजाओं से संधि की और इनके मामलों के बीच में, राजाओं के मामलों के बीच में इन्होंने हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया। और धीरे धीरे ये व्यापार से हटकर ये कहाँ, राजनीतिक का जो सेक्टर है उनके अंदर ये जाते गए। ठीक है, तो अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1773 का एक्ट। देखो क्यों ज़रूरत पड़ी किसकी? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, वो क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ी? इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। वो क्या रीज़न है वो अपने थोड़ा सा इससे पहले चलते हैं और मैं बताता हूँ इसके पीछे वास्तव में क्या कारण था कि रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा। देखो 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए आती है और धीरे धीरे वो राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना पूरा प्रभाव डालती है। अब बात करें अपने 1757 और 1764, ये दो महत्वपूर्ण युद्ध है। पहला 1757 का क्या? प्लासी का युद्ध। किसका? प्लासी का। और 1764 में किसका युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, इन दोनों युद्धों ने यह तय कर लिया था कि अब भारत पर जो शासन करेगा वो कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के युद्ध में विजयी रहती है और बक्सर के युद्ध में विजयी रहती है। तो यानी कहीं ना कहीं उस समय जो राजा महाराजा थे बंगाल पर जिनका शासन था, तो वो क्या, कमज़ोर हो जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी उस क्षेत्र को जीत लेती है। तो अब उसके बाद में 1765 में क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। क्या? इलाहाबाद की संधि होती है। अब इलाहाबाद की संधि के बाद इस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल, देखो उस समय का बंगाल की बात करें तो आज क्या है? बंगाल, बिहार,
और उड़ीसा का जो क्षेत्र था, ठीक है, इन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दीवानी के अधिकार मिल गए थे। किसके? दीवानी राइट्स इनको मिल चुके थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट यानी टैक्स वसूलने का अधिकार जो है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ चुका था। अब टैक्स और राजस्व का अधिकार अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ जाता है तो अब राजा उस समय क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ या तो जनता को देख सकता है या फिर जनता राजा को देख सकती है, बस नॉर्मल देखभाल वो कर सकता है। अगर जनता के विकास के लिए क्या करना है तो उसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब दीवानी के जब राइट्स उनको मिल जाते हैं तो ये पूरा जो काम है, जो खेल है, वो यहीं से शुरू होता है। अब देखो मैं बात करता हूँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों जरूरी था, क्यों आया। अब देखो यहाँ तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के इन क्षेत्रों पर अधिकार तो कर लिया था, मगर धीरे धीरे क्या है, बंगाल में एक घटना घटती है। कब? 1768 से 1769 के बीच में क्या घटना घटती है? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अपने इसको फिर बताते हैं क्या होता है। इस टाइम में 1768 से 69 में क्या है, बंगाल में क्या होता है, अकाल पड़ता है, बहुत ही भयंकर अकाल पड़ता है। ठीक है, इस अकाल के कारण वहाँ के लोगों को अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए? टैक्स यानी पैसा। अब बंगाल के लोगों के पास खाने के लिए दाना तक नहीं है तो वो टैक्स कहाँ से दे? फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया बंगाल के लोगों पर, और ये बहुत ही भयानक घटना थी कि उस समय बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास टैक्स जितना चाहिए उनको उतना नहीं मिल पाया, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या घाटे में चली गई। कहाँ? घाटे में चली गई। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या डूबती हुई नजर आ रही थी। तो इस समय क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि हमें हेल्प चाहिए। क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिए? मनी की। ठीक है, यानी इनको पैसों की ज़रूरत थी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से गुहार की कि हमारी हेल्प करें ताकि हम अपनी जो कंपनी को आगे ग्रो कर सकें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, आपकी हम हेल्प करेंगे और आप अपनी कंपनी को आगे ग्रो करो, इम्प्रूवमेंट करो, जो भी है। ठीक है, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना एक रेगुलेट जारी किया, यानी अपने नियंत्रण में ले लिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और वैसे तो एक निजी कंपनी थी, वो अपना काम वहाँ कर रही थी, मगर रेगुलेट किस प्रकार से करना है अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, अभी तक देखो ईस्ट इंडिया कंपनी निजी है और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके ऊपर रेगुलेट ही करेगी, किस नियंत्रण ही कर सकती है, उसके ज़्यादा वो नहीं कर सकती। और एक नेक्स्ट टाइम आगे आएगा धीरे धीरे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ही अधिकार क्षेत्र में ले लेगी। ठीक है, अब देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को किसकी ज़रूरत थी? पैसों की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब गुहार लगाई गई कि हमें पैसे की ज़रूरत है, आप हमारी हेल्प करें, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की और उन्होंने एक रेगुलेट जारी किया कि हम आपकी कंपनी को चलाएंगे, किस प्रकार से नियंत्रण करना है और कैसे काम करना है। ठीक है, वो अब कौन चलाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाएगी। तो इसी बीच आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस नाम को पढ़ो, क्या है? रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना। क्या? नियंत्रण करना या फिर नियमन रूप से उसको चलाना। ठीक है, अब देखो, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती है तो वो कुछ ना कुछ नए नए सुझाव और नए नए कानून बनाएगी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में बंगाल, मद्रास और तीसरा क्या, बम्बई, ये तीन जो मुख्य उनके प्रांत थे, जो प्रेसिडेंसी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी। तो इनके गवर्नर हुआ करते थे, अलग अलग गवर्नर। बंगाल का भी गवर्नर था और मद्रास का भी गवर्नर था और बम्बई का भी गवर्नर था। ठीक है, अब क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी
के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो फैक्ट ये दिया कि जो बंगाल का गवर्नर है, क्या बंगाल का जो गवर्नर है वो अब क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल। क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा। यानी पहला जो फैक्ट नज़र आ रहा है वो ये है कि बंगाल का गवर्नर अब क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर, क्या बना दिया बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ये पहला 1773 का जो रेगुलेट एक्ट आया उसके अंदर मोस्ट जो पॉइंट ये है वो ये था। ठीक है, अब देखो आप इसको याद कैसे रखोगे, देखो बंगाल, बंगाल क्या करेगा, हिट मारेगा। बस ये याद रखना, बंगाल क्या करेगा, हिट मारेगा। तो अब देखो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है या कौन था, तो क्या नाम है उसका, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, और ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और उसी बीच उन्होंने एक दूसरा जो फैक्ट, जो एक पॉइंट जो है वो क्या था कि हाई कोर्ट की स्थापना की। हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ की उन्होंने, कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में। और कब की, 1774 के अंदर। ठीक है, 1774 में उन्होंने क्या, हाई कोर्ट की स्थापना की, कहाँ, कलकत्ता में। ठीक है, और इस हाई कोर्ट के अंदर 1+3 वाला फॉर्मूला बनाया। देखो 1+3 का फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर 1 का मतलब है एक तो क्या होगा मेरे पास, चीफ जस्टिस, यानी एक तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, और 3 जो मेरे पास क्या होंगे, अन्य जस्टिस होंगे। ठीक है, अब देखो अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो उस समय पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो क्या था, एलिजा इम्पे। जो कलकत्ता का जो हाई कोर्ट बनाया गया था 1974 में, तो उसके अंदर 1+3 का फॉर्मूला जनरेट किया गया। यानी एक तो क्या होगा, चीफ जस्टिस, और 3 क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। और उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, एलिजा इम्पे थे। ठीक है, और तीसरा जो फैक्ट मेरे पास निकल के आता है वो ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए किसी न किसी बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो उस समय उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या की, स्थापना की। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये करेगा कि जो कंपनी है, ठीक है, उसके जो राजनीतिक प्लस दूसरे कौन से व्यापारिक मामले हैं, जो भी काम है उसके ऊपर कंट्रोल अब किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की निगरानी के अंदर राजनीतिक और व्यापारिक काम होंगे, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सारी की सारी सूचना किसको देगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, अब देखो हमने 1773, देखो ये भी पूछा जाता है निम्न में से रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट संबंधित है या कब दिया गया, तो आपको याद रखना है क्या, 1773 का जो एक्ट था उसे ही तो क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा आपको फास्ट रिवीजन भी करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था कि बंगाल का, किसका, बंगाल का अब गवर्नर क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल। और बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम, यानी प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, तो कौन, बंगाल क्या करेगा, हिट मारेगा, हिट यानी हेस्टिंग, कौन, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। चलिए, और दूसरा जो फैक्ट था कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई, किसकी, हाई कोर्ट की, कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। और कब की गई, 1974 में, 1774 में।
ठीक है। अब आपको पता है 1773 का रेगुलेट एक्ट आता है और जस्ट एक साल बाद यानी उसी टाइम एक साल बाद क्या होता है, हाई कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। और हाई कोर्ट में क्या था, 1+3 यानी एक चीफ जस्टिस, 3 अन्य जस्टिस। एक तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 जो है वो अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है। और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। कौन था, एलिजा इम्पे। ठीक है। और उसी के बीच में मेरे पास तीसरा जो फैक्ट आया वो क्या आया, BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम है, देखो कंपनी के अंदर है चाहे देश के अंदर है, कोई भी मान लो, तो हमेशा दो काम हमेशा होते हैं। क्या, एक तो होता है राजनीतिक, दूसरा क्या होता है व्यापारिक। देखो मैं जो जो पॉइंट लिखा रहा हूँ इसी के अंदर आगे जैसे जैसे चेंजिंग होते रहेंगे कंपनी का। दूसरा क्या है राजनीतिक और दूसरा क्या है व्यापारिक। इन कामों को देखने के लिए कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की निगरानी के अंदर सारे के सारे काम कौन से राजनीतिक और दूसरे व्यापारिक काम होंगे। देखो राजनीतिक के अंदर मैं बताता हूँ कौन कौन से काम होते हैं। क्या, नागरिक, राजनीतिक के अंदर क्या आएगा, नागरिक। दूसरा मेरे पास क्या आएगा, सैनिक। ठीक है। तीसरा मेरे पास आएगा टैक्स या जिसे बोलते हैं अपने राजस्व। ठीक है, ये बात है, होगी बात क्लियर। यानी अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप अच्छे से बता सकते हैं, यानी क्यों शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। आप इसको एक माइंड मैप में एक स्टोरी के रूप में इसको फिट करो ताकि आपको लंबे टाइम के लिए याद रहे। आप डायरेक्ट रट्टा मारते हो तो रट्टे से कुछ नहीं होता। ठीक है। चलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद एक नया एक्ट और आता है जो है 1781 का एक्ट। ठीक है। अब देखो 1781 का एक्ट आता है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सिंपल सा ही एक क्वेश्चन आता है, वो ये कि बंदोबस्त कानून कब आया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंदोबस्त कानून जो है वो कब लाया गया। तो अब देखो इस एक्ट को बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। ठीक है। यानी इसे बोलते हैं अपने क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। यानी 1781 का फिर एक्ट आता है जिसे बोलते हैं बंदोबस्त कानून, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो 1773 के अंदर जब हाई कोर्ट का निर्माण होता है तो यानी वहाँ का जो गवर्नर है और जितने भी प्रशासनिक है चाहे राजनीति कोई भी कार्य है वो हाई कोर्ट के अंदर थे। यानी जो गवर्नर जनरल है उसको भी हाई कोर्ट के साथ शक्तियों का साझा करना पड़ता था। अब क्या है, हाई कोर्ट को और जीजी को, गवर्नर जनरल को क्या कर दिया, अब अलग अलग कर दिया। यानी गवर्नर जनरल के काम के अंदर अब हाई कोर्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है। अब हाई कोर्ट किसके लिए बना दिया गया, कलकत्ता के नागरिकों के लिए बना दिया गया। ठीक है। यानी वहाँ का जो भी कानून व्यवस्था है, ठीक है, यानी जनता के अंदर किसी भी प्रकार का मतभेद होता है या कोई भी प्रक्रिया होती है तो अब हाई कोर्ट वहाँ उस चीज़ को हैंडल करेगा, न कि जीजी करेगा, यानी गवर्नर जनरल करेगा। देखो 1773 का एक्ट आपने पढ़ लिया, 1781 का एक्ट आपने पढ़ लिया। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो बातें हैं, आपको जो 4-5 बातें हैं वो आपको पेट याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखना, 1781 का जो एक्ट है वो बंदोबस्त कानून है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि बंदोबस्त जो कानून है वो कौन से एक्ट के तहत भारत में आया गया। तो 1781 का जो एक्ट है वो बंदोबस्त कानून के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और इसके बाद भी मेरे पास आता है 1784 का एक्ट। अब 1784 का एक्ट क्या कहता है, चलते अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। चलिए देखो 1784 का एक्ट मेरे पास आता है। ठीक है। इस 1784 के एक्ट्स को क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। देखो पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं, देखो पिट्स इंडिया एक्ट बोलने का इसके पीछे एक कारण ये है क्योंकि उस समय जो 1784 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो किंग था
वो कौन था? पिट्स था। राजा कौन था? पिट्स था। तो उसी के टाइम पे ये एक्ट आता है, तो इसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मोस्ट बात ये निकल के आती है सामने कि मैंने आपको बोला था क्या, एक तो राजनीतिक और दूसरा क्या, व्यापारिक। इन दोनों कामों को कौन हैंडल करता है? कौन? 1773 के एक्ट के अनुसार कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब राजनीतिक काम और व्यापारिक काम दोनों को अब क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। यानी राजनीतिक काम एक अलग बोर्ड देखेगा और व्यापारिक काम क्या एक अलग बोर्ड देखेगा। अब देखो राजनीतिक कामों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का निर्माण किया गया। यानी वो क्या देखेगा? कंपनी के जो राजनीतिक वर्क है, राजनीतिक काम है, वो अब कौन देखेगा? BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगा। और जो व्यापारिक काम है, अब BOD के पास ओनली ऑन कौन से काम रह जाते हैं? ओनली ऑन व्यापारिक जो काम हैं वो अब BOD के पास रह जाते हैं। और यहीं से आपको देखो, अगर पहले क्या था, राजनीतिक और व्यापारिक दोनों किसके पास थे? ओनली ऑन एक शक्ति के पास थी, यानी एक ही के पास थे, एक ही बोर्ड के पास थी। तो शासन क्या था? एक। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग होते, तो यहाँ से आप एक बात नोट करो कि द्वैध शासन की जो शुरुआत है ना, द्वैध शासन की शुरुआत वो लगभग यहीं से हो चुकी थी। ठीक है, यानी अब इसमें राजनीतिक क्षेत्र में शासन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक क्षेत्र में कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इसका शासन जो है करेगा। ठीक है, देखो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट्स में इतना सा ही है। कुछ वैसे तो बहुत लंबा है, ठीक है, मगर ये कह रहा हूँ क्योंकि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर अपने को जो 1919 क्या 1919 और 1935 के अलावा जो भी एक्ट है उनको एक ब्रीफ रीडिंग के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, जिनका 3 से 4 टॉपिक आपको हो जाए तो अच्छा रहेगा। और 1919 और 1935 का एक्ट है वो एक स्पेशल, यानी उसको अच्छे तरीके से पूरा गहराई से टॉपिक को अपने पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी 1784 का एक्ट जो है वो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। यानी 1784 के अंदर क्या विशेष बात होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही था। ठीक है, और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कौन कौन से राजनीतिक और व्यापारिक काम थे। अब क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ओनली ओनली व्यापारिक काम रह जाते हैं। ठीक है, और राजनीतिक जो काम है अब किसके पास है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ जाते हैं। ठीक है, देखो अब तक अपने क्या पढ़ा? 1773 का एक्ट और 1781 का एक्ट और 1784 का एक्ट। ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि क्लास लगाओ और क्लास के बाद जस्ट आपके माइंड में हो सारा का सारा। ठीक है, 1773 के एक्ट को क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग। ठीक है, और वहीं 1781 को क्या बोलते हैं? अपने बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? बंदोबस्त कानून। ठीक है, और 84 को क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। ठीक है, और 1773 के अंदर 3 मुख्य बातें क्या थी? बंगाल का गवर्नर अब क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। और मैंने बोला था बंगाल क्या मारेगा? हिट मारेगा। तो वारेन हेस्टिंग, क्या वारेन हेस्टिंग क्या है? गवर्नर जनरल है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या? हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में की गई। ठीक है, और कब की गई? अपनी 1774 में की गई। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? 1+3 का था। और 1+3 में क्या था? एक तो मेरे पास क्या था? चीफ जस्टिस। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या था? एक तो मेरे पास क्या था? चीफ जस्टिस। ठीक है, और ये 3 क्या थे मेरे पास? अन्य न्यायाधीश। ये तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश मैं आपको बता चुका हूँ क्या? एलिजा इम्पे जो इसके क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। और तीसरा जो इसके अंदर क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या? बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? राजनीतिक और दूसरा क्या, व्यापारिक जो भी काम है उनको कौन देखेगा? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट किसको देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। और वहीं देखो 1781 का बंदोबस्त कानून होता है, जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बंदोबस्त कानून में इतना सही है कि अब जो हाई कोर्ट है और प्लस जीजी जो था, ठीक है, अब इनको अलग अलग कर दिया गया। यानी जीजी के काम में अब हाई कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। अब जीजी की शक्तियाँ किसके पास है? जीजी के पास। अब हाई कोर्ट क्या करेगा? कलकत्ता के नागरिकों के लिए काम करेगा। ठीक है। अब देखो और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है कि जो यहाँ बीओडी था, बीओडी क्या करता था? राजनीतिक और व्यापारिक दोनों काम करता था। अब 1784 में राजनीतिक प्लस व्यापारिक इनको क्या कर दिया? अब अलग अलग कर दिया। राजनीतिक के लिए क्या बना दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और व्यापारिक के लिए तो जो पहले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो अब क्या, केवल और केवल व्यापारिक काम ही जो है वो देखेगा। ठीक है। आपको आई थिंक याद होंगे कि 1773 का एक्ट, दूसरा मेरे पास 1781 का एक्ट और तीसरा मेरे पास आता है 1784 का एक्ट। इनकी जो जो मैंने बातें आप लोगों को बताई है और जो जो मैंने स्टोरी के बेस पे जो जो आपको बताया है वो आपके माइंड में अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको अच्छे से रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बोरिंग कॉन्सेप्ट ना हो। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अपने बोर्ड को आगे लेके चलते हैं। अब देखो आपने 1773 का एक्ट पढ़ लिया, 1781 का पढ़ लिया, 1784 का पढ़ लिया। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं चार्टर एक्ट। क्या आते हैं? चार्टर एक्ट। यानी उन तीनों एक्टों को आप एक रूप में याद करके रखेंगे। अब जो आएगा चार्टर एक्ट। अब देखो उस समय जो चार्टर एक्ट कितने, 4 चार्टर एक्ट आए थे। ठीक है। उनको भी याद करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखो क्या, कब आता है पहला चार्टर एक्ट? 1793 के अंदर। जस्ट इसके 20 साल बाद, यानी 20 साल बाद कब आ जाएगा? 1713 के अंदर एक चार्टर एक्ट आता है। ठीक है। और 20 साल बाद अब क्या आएगा? 1733 के अंदर चार्टर एक्ट आएगा। कितने टोटल चार्टर एक्ट आए थे? 4। ठीक है। 1793 में पहला, 20 साल बाद में 1713, फिर 20 साल बाद 1733 के अंदर, और चौथा भी 20 साल बाद 1753 के अंदर चार्टर एक्ट जो है वो आता है। ठीक है। इन चार्टर एक्ट का आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है निम्न में से पहला चार्टर एक्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है, प्लस उनका जो टाइम पीरियड वो है वो क्या है। ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके अंदर इन्होंने क्या बोला था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो 1793 का चार्टर एक्ट जारी करती है, 1793 का चार्टर एक्ट जारी करती है, तो इसके अंदर क्या कहती है? इसके अंदर सिर्फ ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला जो ये बोलता है कि जो एकाधिकार किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट यानी वहाँ के पूर्व के अंदर, ब्रिटिश के पूर्व के अंदर भारत, चीन, म्यांमार और इंडोनेशिया, बहुत सारे जो क्षेत्र थे, वर्मा, ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार था केवल और केवल व्यापार करने का, और किसी भी ब्रिटिश का नागरिक हो चाहे कंपनी हो, किसी को अधिकार नहीं था इधर वाली साइड में व्यापार करने का। ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम से आपको बता देता हूँ भी क्या था। अब देखो ये है आपका ब्रिटिश एरिया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अपना इसके ये वाला साइड कौन सा हो गया मेरे पास? उत्तर। और ये वाला साइड क्या हो गया? दक्षिण। और ये वाला साइड क्या हो गया मेरे पास? पूर्व। और ये वाला साइड मेरे पास क्या हो गया? पश्चिम। यानी इसके पूर्व, यानी किस पूर्व, यानी ईस्ट के अंदर क्या पड़ता है? जो जो एरिया आएगा, देखो मेनली अपने क्या आता है? इंडिया आता है। ठीक है। और दूसरा क्या आता है? चाइना आता है। ठीक है। इंडोनेशिया आता है। ठीक है। म्यांमार आता है। ठीक है। वर्मा आता है, जो भी है, यानी ईस्ट ईस्ट
ईस्ट यानी पूर्व दिशा के अंदर जो देश आएंगे उस देश के साथ व्यापार कौन करेगा? केवल और केवल क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है। अब क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का जो एकाधिकार था, क्या था? एकाधिकार था। एक बार के लिए उन्होंने क्या किया? 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 वर्षों तक क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, आपको 20 साल तक और एकाधिकार अपने देते हैं। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, वहाँ पे व्यापार करने का। ठीक है। और दूसरा जो फैक्ट इसके अंदर आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसकी स्थापना क्यों की गई थी? वहाँ के राजनीतिक, क्या? राजनीतिक कामों को कौन देखता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसका जो वेतन है, इसका जो वेतन है, अब वो कहाँ से दिया जाएगा? वेतन जो दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कहाँ से? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है। यानी 1793 का जो चार्टर एक्ट आता है वो क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार जो था वो अब 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया। ठीक है। और दूसरा ये बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसका जो वेतन है वो कहाँ? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है। यानी आपको 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर बस इतनी सी ही बात आपको याद रखनी है। दूसरा मेरे पास एक्ट आता है क्या? 1713। अब देखो मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि एक पॉइंट तो सीधा डायरेक्ट निकल के सामने आ जाएगा। वो क्या? देखो 1793 में इन्होंने बोला था कि 20 वर्षों तक, क्या? 20 वर्षों तक एकाधिकार को बढ़ा दिया। और यहाँ 1793 से 1713 तक 20 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जो एकाधिकार है वो अब क्या है? खत्म हो चुका है। यानी पहला फैक्ट जो ये आता है कि कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अब क्या कर दिया? खत्म कर दिया। एकाधिकार क्या कर दिया? अब समाप्त कर दिया। ठीक है। अब एकाधिकार समाप्त कर दिया, मगर विशेष बात, कुछ मुद्दे की बात यह है कि चाइना के साथ, किसका साथ? ओनली ऑन जो चाइना के साथ चाय का जो व्यापार था, किसका? चाय का जो व्यापार था, उसके ऊपर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? एकाधिकार था। क्या था? एकाधिकार था। ठीक है। पहला जो फैक्ट, क्योंकि अपने 1793 में ये बात बोली थी कि आपको 20 सालों तक एकाधिकार देते हैं, उसके बाद में आपसे ये अधिकार जो है वो छीन लिया जाएगा। ठीक है। तो 20 साल कंप्लीट होते ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है। अब देखो जब एकाधिकार समाप्त हो जाता है तो अब ये बात भी आपको पता है, जब एक का अधिकार समाप्त हो गया तो दूसरे का अधिकार तो आ ही जाता है। यानी अब जो है ब्रिटिश का कोई भी व्यापारी, क्या है? कोई भी व्यापारी जो है वो क्या कर सकता है? नंबर 2 फैक्ट लिखो। ब्रिटिश का कोई भी व्यापारी अब जो कहाँ है? भारत में आकर, इंडिया में आकर, या फिर ब्रिटिश के ईस्ट के अंदर, पूर्वी दिशा के अंदर कोई भी व्यापारी क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। ठीक है। और और 1700 यहाँ पे आप 1793 के बाद यहाँ लिखो 1813, 1833 सॉरी, और 1853 लिखो, क्योंकि कब से 17 पढ़ते आ रहे हैं ना, तो चलो कोई बात नहीं। ये 1813 लिखो और 1833 लिखो और 1853 लिखो। ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटिश का कोई भी व्यापारी अब क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। ठीक है। और तीसरा जो फैक्ट निकल के आ रहा है वो ये था कि ईसाई जो थे, ईसाई मिशनरियों को क्या कहा कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ जाकर कर सकते हैं, इंडिया में जाके या फिर उस ब्रिटिश के ईस्ट में जाकर आप प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो मेरे पास फैक्ट जो निकल के आ रहा है वो क्या? ईसाई मिशनरियों का धर्म के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए उनको क्या कर दी? भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उनको मान्यता दे दी गई। यानी अपने
93 का एक्ट पढ़ लिया, फिर 1813 का पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो इन 20 सालों के अंदर जो बात कही थी, देखो ये बात इससे अटैच है, क्योंकि 1793 में एक बात बोली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है वो 20 सालों के लिए बढ़ाया जा रहा है, यानी आने वाले 20 सालों के अंदर जो एकाधिकार है उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और 1793 के जस्ट 20 साल बाद में 1873 का जो एक्ट आता है उसके अंदर जो 93 वाली बात को फिर से दोहराया जाता है और कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है वो समाप्त किया जाता है। अब एकाधिकार आपको पता है जब समाप्त हो जाएगा तो दूसरे व्यापारी तो व्यापार कर सकते हैं, यानी अब दूसरे व्यापारियों को छूट दे दी गई कि आप इंडिया में जाकर वहाँ उस एरिया में जाकर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहा, जो ईसाई मशीनरियाँ थी, जो ईसाई लोगों के जो धर्म के प्रचार प्रसारक थे, ठीक है, उनको भी कहा भी हाँ आप उस क्षेत्र में जाकर आप अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब इसके बाद में मेरे पास आता है 1833 का एक्ट और दूसरा 1853 का एक्ट। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अपने। अब देखो 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, देखो 1833 का चार्टर एक्ट है वो क्या कहता है, ये मोस्ट क्यों है, मैंने आप लोगों को उस समय बोला था क्या, कब 1773 के एक्ट के अंदर बंगाल का गवर्नर को क्या बना दिया गया था, बंगाल के गवर्नर को क्या दिया गया था, अब जी यानी गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब वही बात यहाँ पे दोहराई जा रही है, क्या यहाँ तो क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, 1773 एक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे अब क्या कर दिया गया, जो बंगाल का जीजी था, क्या बंगाल का जीजी यानी गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपको मैंने बताया बंगाल क्या करेगा, हिट मारेगा, यानी वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और भारत क्या करेगा, भारत बैटिंग करेगा, क्या करेगा, बैटिंग, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब ये बात आपको याद रखनी है, यानी बंगाल क्या करेगा, हिट मारेगा, यानी वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और मैं बात करूं भारत क्या करेगा, बैटिंग करेगा, तो भारत जो है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन है, विलियम बेंटिंग है। और अब देखो एक बात यहाँ पे देखो, अब बंगाल के गवर्नर को जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो आप बता सकते हैं, मान सकते हैं कि मद्रास जो मेरे पास वहाँ की प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, जो प्रांत था, और दूसरा क्या था, बम्बई का भी जो गवर्नर था। ठीक है, अब ये दोनों किसके अधीन आ जाते हैं, भारत के अधीन आ जाते हैं, यानी इसकी जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, इनकी शक्तियाँ अब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शक्तियाँ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कंप्लीट जो निर्णय अब कौन लेगा, भारत का गवर्नर जनरल जो है वो इस एरिया के अंदर भी कोई भी काम होगा तो फाइनल डिसीजन किसका होगा, भारत के जीजी का फाइनल डिसीजन होगा। तो 1833 के एक्ट के अंदर कुछ मेन बातें, मतलब इतना सही कुछ है, यानी क्यों 1833 के एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल जो बंगाल का था अब उसे किसका बना दिया गया, भारत का बना दिया गया। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है आपको पता है, जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है तो इस भारत क्षेत्र के अधीन जो भी प्रेसिडेंसी आएगी, जो भी क्षेत्र आएंगे, तो अब जो फाइनल जो डिसीजन है वो फैसला अब किसका होगा, भारत के जीजी के पास होगी, यानी पूरी की पूरी टोटल जो शक्तियां हैं वो अब किसके पास आ जाती है, इंडिया के जीजी के पास आ जाती है, यानी गवर्नर जनरल के पास आ जाती है। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, देखो अब तक अपने चार्टर एक्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया क्या, कहाँ से शुरू होता है चार्टर एक्ट, 1793 से शुरू होता है, जस्ट उसके 20 साल बाद 1813 में आता है, जस्ट उसके 20 साल बाद क्या आता है, 1833 के अंदर आता है। देखो 1793 के अंदर अपने
क्या पढ़ा था कि जो कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया था, 20 वर्षों तक का एकाधिकार और दे दिया गया था। ठीक है। और दूसरा जो फैक्ट इसमें कहा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन है वो अब कहाँ से पे किया जाएगा, भारतीय राजस्व से पे किया जाएगा। इसका जो वेतन है वो कहाँ से पे किया जाएगा, भारतीय राजस्व से पे किया जाएगा। ठीक है। ये इसकी दो मुख्य बातें थी और इसी से जुड़कर जो 1813 की जो है मुख्य बातें जो है वो निकल कर आती है क्या, कि यहाँ पे 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 20 सालों तक बढ़ाया था। तो आपको पता है 1813 के अंदर 20 साल कंप्लीट होते हैं। और पहला फैक्ट ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार क्या था, एकाधिकार वो क्या कर दिया, अब खत्म कर दिया गया। ठीक है, एकाधिकार खत्म कर दिया गया। तो दूसरा अब क्या है, जो दूसरे व्यापारी हैं, ब्रिटिश के जो दूसरे व्यापारी हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, व्यापारी जो क्या कर सकते हैं, भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा इन्होंने बताया क्या, जो ईसाई मशीनरियां हैं, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती है, ज्ञान बांटती है, उनको भी कहा भी आप उस क्षेत्र में जाकर अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और 1833 जो है मोस्ट क्यों है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को बनाया गया। ठीक, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल का पद हटाकर अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो कौन सा एक्ट याद रखोगे, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मैंने आपको बोला था बंगाल हिट मारेगा, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और भारत क्या करेगा, बैटिंग करेगा। भारत क्या करेगा, बैटिंग करेगा। तो वारेन अपने विलियम बेंटिंक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। और उसी बीच में देखो, आपको पता है जब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है, क्या भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है, तो उसके अधीन जो भी प्रेसिडेंसी है, मद्रास है, और जो भी बम्बई है, और जो भी अन्य प्रांत हैं, उनकी अब शक्तियाँ क्या कमज़ोर हो चुकी है। मतलब फाइनल जो डिसीजन है वो अब इस जीजीजी के पास आ जाता है, चाहे इस क्षेत्र के लिए लेना हो, चाहे बम्बई वाले क्षेत्र के लिए लेना हो। यानी आपको चार्टर एक्ट के 1793, 1813, 1833 तक के जो 3 एक्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपने चलते हैं 1853 का एक्ट, जो कि मुख्य एक्ट है। ठीक है, उसके अंदर क्या फैक्ट है, चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे चलते हैं अपने 1853 का एक्ट। अब देखो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने 4 चार्टर एक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, पहला क्या था 1793, दूसरा मेरे पास क्या था 1813, और क्या था 1833, और चौथा क्या मेरे पास 1853, क्या था 1853। तो यहाँ से आप पहला फैक्ट क्या लिखोगे, चार्टर एक्ट का अंतिम कानून मान लो या कुछ भी। ठीक है, यानी ये बोल सकते हैं कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, अंतिम जो चार्टर एक्ट था वो कौन सा था, 1800। ठीक है, जो अंतिम जो चार्टर एक्ट है वो कौन सा है, 1853 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, अब देखो 1853 का चार्टर एक्ट मोस्ट क्यों है, क्योंकि इस चार्टर एक्ट के अंदर 2 काम किए गए। क्या, एक तो विधायी और दूसरा क्या था, प्रशासनिक। एक विधायी और दूसरा जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, इन दोनों को क्या कर दिया, प्रशासनिक शक्तियां। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या है, विधायी शक्तियां। इन दोनों को अब क्या कर दिया गया है, अलग अलग जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो विधायी शक्तियों के लिए क्या बनाया गया, विधायी परिषद, यानी जिसे बोलते हैं अपने विधान परिषद। ठीक है, अब क्या है, विधान परिषद बनाया गया। ठीक है, अब देखो
विधान परिषद ये मोस्ट क्यों है, क्योंकि यहीं से एक छोटी विधानसभा की शुरुआत होती, छोटी संसद की शुरुआत होती है। क्योंकि विधान परिषद यानी 1853 के एक्ट के तहत कहा गया था कि जीजी यानी गवर्नर जनरल के काम के लिए एक विधान परिषद का गठन किया जाए ताकि इसके काम को आसानी हो करने में। तो एक तो इसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया गया। और जीजी के लिए विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे बोलते हैं क्या, केंद्रीय विधान परिषद। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है, अब देखो केंद्रीय विधान परिषद के अंदर टोटल कितने 6 सदस्य लिए जाएंगे, 6 सदस्य लिए जाएंगे। ठीक है, अब इन 6 सदस्यों के अंदर क्या था कि जो 4 सदस्य जो थे, जो 4 सदस्य जो थे वो क्या थे, प्रशासनिक अपने स्थानीय निकायों की जो प्रांत की सरकारें थी, प्रांत की सरकार थी, वहाँ से लिए जाने थे। अब देखो 4 सदस्य कौन कौन से प्रांत सरकार से लिए जाने थे, सबसे पहले बंगाल। ठीक है, और बंगाल के बाद में मेरे पास आता है मद्रास, ये बंगाल मद्रास मुंबई, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और बंगाल मद्रास और मुंबई, और चौथा जो मेरे पास आता है वो क्या है, आगरा। ठीक है, यहाँ से 4 सदस्यों को क्या है, इस जीजी के लिए जो केंद्रीय विधान परिषद, देखो क्वेश्चन आ सकता है क्या, सबसे पहले प्रथम केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किस एक्ट के तहत किया गया था। तो आप बता सकते हैं कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर क्या विधायी और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। और विधायी कार्यों के लिए किसका निर्माण किया गया, केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किया गया। और केंद्रीय विधान परिषद के अंदर अब कितनी 6 सदस्यों को जोड़ा गया। अब उन 6 सदस्यों को जोड़ा गया तो उनमें से जो 4 सदस्य जो थे वो स्थानीय निकाय को जो प्रांतीय सरकार थी उनसे लिए गए। कौन कौन से, एक नंबर एक बंगाल, दूसरा मेरे पास मद्रास, तीसरा मेरे पास बम्बई, चौथा मेरे पास जो है वो आगरा से जो वह सदस्य जो है लिए गए। ठीक है, और यहाँ से स्थानीय स्वशासन और एक छोटी संसद का निर्माण होता है। यानी ये जो 6 सदस्य हैं वो एक छोटी संसद की तरह, छोटी क्या है, संसद की तरह जो है वो काम करना शुरू करेंगे, छोटी और यहीं से आगे आगे धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। और एक ऐसा टाइम आएगा इनकी संख्या बहुत ज़्यादा, यानी 200-250 से भी प्लस हो जाएंगी। ठीक है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे से को लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये 1853 का मेरे पास चार्टर एक्ट होता है। इसी बीच एक मैं आपको बात बता दूं कि 1833 और 1853 में एक बात नोट करने वाली ये है कि सिविल सेवक परीक्षा इसके लिए क्या किया गया था, सिविल सेवक परीक्षा के लिए क्या था, यानी खुली भर्ती के लिए 1833 के अंदर ये एक्ट, तो 1833 के अंदर ये बात कही गई थी किसकी, सिविल सेवा खुली प्रतियोगिता। ठीक है, मगर उस समय क्या हुआ, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको क्या कर दिया, इसका विरोध किया। तो उस समय जो ये सिविल सेवक जो खुली भर्ती परीक्षा का जो कानून बनाना था वो पास नहीं हो पाया, मगर अब वो 1853 के अंदर जो है वो पास कर दिया गया। ठीक है, क्यों पास कर दिया गया, और उस समय देखो आपने पढ़ा होगा क्या, मेकाले समिति। ठीक है, मेकाले समिति कब बनी, 1854 में। क्या काम के लिए, किस वर्ग के लिए पूछी जाता है, क्या मेकाले समिति संबंधित है। तो मेकाले समिति जो है वो सिविल सेवक परीक्षा खुली
भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के संबंधित जो है वो मैकाले 1854 समिति का गठन किया गया था और उसने कहा कि खुली भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाए और जिसके अंदर क्या है, भारतीयों को भी शामिल किया जाए। किसको? भारतीयों को भी शामिल किया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है, और इसके लगभग इतने से ही पॉइंट जो है वो 1853 के अंदर आई थिंक इम्पोर्टेंट होंगे और ज़्यादा अपने को तो 1919 और 1935 के एक्ट के बारे में पढ़ना है। तो अब मैं बात करूं फिर से, देखो चार्टर एक्ट, कितने चार्टर एक्ट मेरे पास? 1793 का, 1813 का, 1833 का और 1853 का। ठीक है, इन 4 चार्टर एक्ट में क्या क्या बातें थी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, और 1853 तक का जो अपने हैं आज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 1853 तक का जो एक्ट है, यानी लगभग 1858 तक का एक्ट ही आ चुका है। अब आएगा अपने पास 1858 का भारतीय। अब देखो एक नया ही मोड़ आ जाता है 1858 के बाद में। अब किसका? ताज का शासन कंप्लीट मतलब शुरू हो जाता है और कंपनी का शासन जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि आप देखोगे कि 1853 के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसे बोलते हैं 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बाद में जब 1858 का जो कानून आएगा, जो एक्ट आएगा, वो एक नया ही मोड़ लेकर आएगा। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण जो है हक उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और जो टोटल भारत के अंदर जितने भी जीते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो क्षेत्र है, जो भी एरिया है, वो अब किसके अंडर में आ जाएंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे। तो ठीक है, हमारा जो पहली क्लास के अंदर अपने 1753 से लेकर 1773 से लेकर 1753 तक पढ़ा और मोस्टली आप इसे 1758 तक ही लिख सकते हैं, जो क्या था? कंपनी का शासन था। क्या था? कंपनी का शासन था। अगर आप ठीक है इसको पढ़िए। और दूसरा जो मेरे पास क्या आएगा 1858 तक, 1858 से लेकर 1947 तक जो है अब आएगा ताज का शासन, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब स्पीड से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं भी अपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, अब देखो मैंने बात कहाँ से शुरुआत की थी? अपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने आपको बोला था एक तो 1773 का आएगा, ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या आएगा? 1781 का आएगा और तीसरा मेरे पास क्या आएगा? 1784 का एक्ट आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? स्थायी बंदोबस्त कानून। ठीक है, जिसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और 1784 को क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? बंदोबस्त। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग। ठीक है, और इसी के बीच में 3 फैक्ट क्या थे? बंगाल के गवर्नर को अब क्या बना दिया? गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, और क्या? हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ में? कलकत्ता में। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? 1+3 का था। 1+3 के फॉर्मूले में 1 यानी एक चीफ जस्टिस कौन था? एलिजा इम्पे था। ठीक है, और तीसरा जो फैक्ट इसके अंदर क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन से? राजनीतिक प्लस क्या? व्यापारिक मामलों को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। अब 1783 का जो 81 का जो मेरे पास एक्ट है, जिसे बोलते हैं बंदोबस्त। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ये है कि अब यहाँ का जो बंगाल का जीजी था, ठीक है, वो कलकत्ता के हाई कोर्ट से क्या कर दिया? उसे अलग कर दिया गया। और कलकत्ता का हाई कोर्ट अब किसके लिए? नागरिकों के लिए। किसके लिए? नागरिकों के लिए। और जो अनदर काम के अंदर हाई कोर्ट जीजी को कुछ भी नहीं मतलब कहेगा, यानी जीजी अपनी शक्तियों का समय प्रयोग करेगा। ठीक है, अपने पढ़ा अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर अपने जो मेन जो बात पढ़ी थी क्या? कि अब BOD और क्या? BOC का निर्माण कर दिया गया। यानी अब राजनीतिक कौन से? राजनीतिक। और दूसरा कौन सा? व्यापारिक।
ठीक है। व्यापारिक इन मामलों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। यहाँ से ही किसका, द्विवेद शासन का निर्माण होता है, ठीक है। द्विवेद शासन का जो है निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्यों के लिए, BOD व्यापारिक कार्यों के लिए, ठीक है। और उसके बाद अपने ये 3 जो एक्ट आपको याद रखने के 1773, 1781, 1784 एक सीरीज में। और नेक्स्ट मेरे पास आता है क्या, चार्टर एक्ट, ठीक है। अब चार्टर एक्ट मेरे पास कहाँ से, 1793, 1700, मैंने बोला था चार्टर एक्ट के अंदर हर 20 साल बाद में एक नया चार्टर एक्ट आएगा। 1793 से बाद में मेरे पास क्या आएगा, 1813 और 1833, 1853, ठीक है। 1813, 1833, 1853, ठीक है। अब 1813, अब देखो मैंने 93 बोला था कि एकाधिकार को क्या कर दिया, एकाधिकार को 20 सालों तक बढ़ा दिया, ठीक है। 20 सालों तक बढ़ा दिया। और दूसरा बात बोला था क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कहाँ से दिया जाएगा, अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा 1813, अब 1813 के अंदर वही बात निकल के आ रही है, जो एकाधिकार है वो 20 सालों तक बढ़ाया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया, एकाधिकार को क्या कर दिया, अब समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश का कोई भी व्यापारी आकर यहाँ पे क्या कर सकता है, इंडिया के अंदर व्यापार कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि जो ईसाई मशीनरियाँ हैं, ठीक है, ईसाई मशीनरियाँ वो क्या कर सकती हैं, अब इंडिया में आकर अपना प्रचार प्रसार जो है वो कर सकती है। और एक तीसरी बात जो ये थी कि अब तक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया, मगर चीन के साथ क्या, चीन के साथ चाय का व्यापार जो है वो अभी भी एकाधिकार था किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, ठीक है। और उसके बाद में अपने क्या बना था 1833 का, 1833 के चार्टर एक्ट थोड़ा सा मोस्ट ये था क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल को किसका गवर्नर जनरल बना दिया, अब भारत का, किसका, भारत का जीजी बना दिया गया। अब मैंने बोला था भारत क्या करेगा, बैटिंग करेगा, यानी विलियम बेंटिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो था, ठीक। और बंगाल क्या करेगा, हिट मारेगा, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो मेरे पास क्या है, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं 1833 का अपने कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अपने आते हैं 1853, क्योंकि 1853 के बारे में ये बात नोट है, क्या शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, कौन सा, विधायी प्लस प्रशासनिक। मैंने आप लोगों को बताया, देखो ये रिवीजन मैंने बोला था स्पीड में आपको मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ। देखो विधायी और कौन सा, प्रशासनिक, ठीक है। अब इन अलग अलग कार्यों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे फिर से द्विवेद शासन की बात हो रही है, ठीक है। अब विधायी कार्यों के लिए अब देखो संसद की जो शुरुआत है ना वो यहीं से होती है, एक छोटी संसद का रूप जो लेता है वो 1853 का चार्टर एक्ट ही लेता है, ठीक है। अब देखो विधायी के लिए क्या है, जीजी के लिए 6 नए, अब देखो विधायी के लिए क्या, विधान परिषद का गठन किया गया, किसका, विधान परिषद का गठन किया गया, कौन से, केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसके अंदर टोटल सदस्य कितने, 6। और 6 सदस्यों में से 4 जो है वो क्या, स्थानीय प्रांतों से लिए गए, कौन कौन से आपको पता है, फर्स्ट बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा मेरे पास बम्बई, चौथा मेरे पास क्या, आगरा, ठीक है। क्या, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा, ठीक है, ये बात कही गई, ठीक है। यहाँ से जो 4 सदस्य जो है स्थानीय स्वशासन से जो प्रांतीय सरकार थी उनसे लिए गए। और वहीं 1853 में एक बात जो है वो निकल के ये आ रही थी क्या, कि जो 1854 में मेकाले समिति, 1854 में क्या थी, मेकाले समिति ने क्या कहा, सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवक के लिए अब क्या कर सकेगा, भारतीय भी इस भर्ती में शामिल हो सकेगा, क्या है, भारतीय भी इस भर्ती में शामिल हो सकेगा। देखो अपने 1773, 1781, 1784 के ये 3 एक्ट जो पढ़ चुके हैं सिंपल वे में,
ठीक है, मैंने आपको बहुत ही आसानी से समझाया। तो और दूसरा मैंने बार बार रिवाइज भी करवाने का पूरा पूरा प्रयास किया। और चौथे की बात करता हूँ मैं चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट मेरे पास कितने टोटल 4 चार्टर एक्ट कौन से? 1793, 1813, 1833, 1853। इन 4 एक्ट पूछा जा सकता है भी पहला जो चार्टर एक्ट है वो कौन सा है, अंतिम कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ठीक है, पहले चार्टर एक्ट में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। मैंने आप लोग को बहुत ही क्या बोलती है आसानी से, जितना उसके उसने उतने आसानी से करवा दिया। प्लस 2 से 3 बार मैं बार बार आपको रिवाइज करवा चुका हूँ। लगभग अपने 7 एक्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। अब कंपनी का जो शासन है, क्या है, कंपनी का जो शासन है, किसका? कंपनी का जो शासन है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अब आएगा ताज का शासन। क्या आएगा? ताज का शासन जो है 1858 से लेकर 1947 तक चलेगा। वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, और दूसरी बात अगर नहीं आया है तो कहाँ आपको दिक्कत आती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और आसान वे से समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स टू वॉचिंग, थैंक यू सो मच।